नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय सागर में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली का एक बड़ा और व्यस्त शहर जो हर कोने में जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है, पर इस भीड़ भाड़ के बीच में एक शांत और साधारण सा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स स्थित है। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहरी हिस्से में एक हरा भरा बगीचा है जो शहर की हलचल से थोड़ी राहत प्रदान करता है। यह बगीचा बगल की बिल्डिंग की छत पर फैला हुआ है, जहां अपार्टमेंट्स की खिड़कियां खुलती हैं और सामने एक अच्छा नजारा पेश करती हैं। विवेक, जो अपने छोटे से शहर से दिल्ली में हाल ही में स्थानांतरित हुआ है, अब इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहा है। उसकी आंखों में एक चमक है जो नए अनुभवों और अवसरों की खोज में है। नया शहर, नई जिंदगी और एक नया अपार्टमेंट, ये सब कुछ उसे उत्तेजना और उत्सुकता से भर देता है। विवेक ने एक छोटे लेकिन आरामदायक अपार्टमेंट को चुना है जो शीर्ष मंजिल पर स्थित है। इस अपार्टमेंट से उसे छत पर बने बगीचे का सुंदर दृश्य मिलता है। इसके अलावा उसकी बगल की खिड़की उसके पड़ोसी मीरा और उसके पति अरुण के किचन की खिड़की के सामने है। यह खिड़की उनके जीवन के कई रहस्यों को उजागर करने में विवेक की भूमिका निभाने वाली है। विवेक का अपार्टमेंट भले ही भव्य न हो, लेकिन उसकी सुविधाएं उसे खुश करने के लिए पर्याप्त हैं। किचन में एक छोटी सी बालकनी है जहां से वह अक्सर बाहरी नजारे देखता है। यहां एक शांति है जो उसे अपने पुराने शहर की यादों से जोड़ती है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि दिल्ली की यह नई जिंदगी कई नए रंगों से भरी हुई है। विवेक 30 साल का एक युवा पुरुष जो एक साधारण और अंतर्मुखी स्वभाव का है। उसने अपने छोटे से शहर से दिल्ली में स्थानांतरित होने का निर्णय लिया था ताकि वह एक नए काम की तलाश कर सके और अपनी जिंदगी में कुछ नया अनुभव कर सके। वह किसी भी तरह की अधिक सामाजिकता से दूर रहता है और अपने समय का अधिकांश हिस्सा अकेले बिताना पसंद करता है। उसकी पसंदीदा गतिविधियों में पड़ोसियों के जीवन का अवलोकन शामिल है और यही उसकी आदतों का हिस्सा बन गई है। विवेक की आंखें हमेशा खिड़कियों पर टिकी रहती हैं, जो उसकी जिज्ञासा और आदत का हिस्सा है। अपने आंतरिक द्वारों को बंद रखते हुए वह अपने पड़ोसियों की जिंदगी के हर पहलू को देखकर आनंदित होता है। मीरा 28 साल की एक खूबसूरत और समझदार महिला है जिसकी आंखों में एक शांति और गहराई है। वह अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास के बावजूद अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मीरा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन वह अपनी स्थिति को स्वीकार करती है और अपनी दिनचर्या को निभाती है। उसने कभी शिकायत नहीं की और उसकी मुस्कान में भी एक दर्द की झलक होती है। मीरा का सौम्य स्वभाव और सजीव व्यक्तित्व उसकी भीतरी संघर्ष को छिपाने में सक्षम है। वह किचन टेबल पर घंटों बैठी रहती है, जहां वह अपने दिल के भीतर चल रहे संघर्ष को झेलती है। अरुण मीरा का पति 35 साल का एक क्रूर और नियंत्रक व्यक्ति है। उसकी आंखों में एक सख्तपन और ठंडापन है जो उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अरुण का व्यवहार और उसके क्रूरता की स्थिति मीरा के जीवन को कठिन बना देती है। उसका हर दिन गालियों और धमकियों से भरा होता है और वह मीरा के प्रति अपनी शक्ति और नियंत्रण को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अरुण का जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपनी पत्नी को नीचा दिखाना और अपने अधीन रखना है। उसकी क्रूरता और स्वार्थी स्वभाव ने उसकी पत्नी के जीवन को कष्टदायक बना दिया है और उसका व्यवहार धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बिगाड़ता जा रहा है। दिल्ली की भीड़भाड़ और हलचल के बीच विवेक का अपार्टमेंट एक छानबीन की चुप्पी से भरा हुआ था। उसके दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे होती थी, जब पहली किरणें उसकी खिड़की से छनकर आती थीं। हालांकि उसका अपार्टमेंट छोटा था, लेकिन इससे बाहर का दृश्य एक अलग दुनिया का आभास कराता था। हर सुबह की शुरुआत में उसकी निगाहें पड़ोसी के अपार्टमेंट की ओर
स्वाभाविक रूप से चल जाती थीं। जैसे ही सुबह की ताजगी हवा में भर जाती, विवेक की निगाहें हमेशा की तरह मीरा की किचन खिड़की पर जाती थीं। मीरा का दिन सुबह 6 बजे से शुरू होता था। वह किचन टेबल पर बैठी होती, उसके हाथ में एक किताब होती और उसके लंबे सुनहरे बाल उसके चेहरे के सामने बिखरे होते। उसकी यह छवि एक आदत बन गई थी, जिसे विवेक ने न केवल देखा बल्कि महसूस भी किया था। उसकी आदतें और उसकी दिनचर्या अब विवेक की सुबह की चाय का हिस्सा बन चुकी थीं। मीरा की यह सुबह की तस्वीर इतनी आदर्श और शांतिपूर्ण लगती थी कि किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता कि उसके पीछे एक गंभीर और दुख भरा जीवन छिपा हो सकता है। वह किताब में खोई हुई होती, जैसे पूरी दुनिया की चिंताओं से दूर हो, लेकिन विवेक की आंखें हमेशा उसके चेहरे की नजदीकी देखने की कोशिश करती। मीरा की सौम्यता और उसकी शांत अवस्था विवेक को गहराई से प्रभावित करती थी। जैसे ही अरुण की सुबह की गतिविधियां शुरू होती, विवेक की नजरें उसे पकड़ लेती। अरुण का आना और मीरा के साथ उसका बर्ताव पूरी तरह से अलग था। सुबह 7 बजे के आसपास अरुण का चेहरा किचन में दिखता। मीरा की कोमलता के मुकाबले अरुण की ठंडक और कठोरता पूरी तरह से स्पष्ट होती। उसकी आंखों में नफरत और तिरस्कार का भाव होता। वह किचन में प्रवेश करता और मीरा के पास जाकर उसकी किताब को बंद कर देता। अरुण की गालियां और बर्ताव हर रोज की तरह जोरदार होते। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि मीरा की सिहरन उसके किचन खिड़की से भी महसूस की जा सकती थी। उसकी चिल्लाहट और गालियां इतनी कड़ी होती कि विवेक को कभी-कभी सोचने पर मजबूर कर देती कि क्या वह सचमुच ऐसा कर रहा है। उसकी दहाड़ से साफ पता चलता था कि मीरा की स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी थी। अरुण का यह व्यवहार रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था, जिससे मीरा की स्थिति की गंभीरता और बढ़ जाती थी। अरुण के जाने के बाद मीरा की स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती थी। अरुण द्वारा उसे बेदर्दी से बर्ताव के बाद मीरा अपनी किचन टेबल पर बैठी रहती। उसकी स्थिति पर विवेक की निगाहें हमेशा टिकी रहती। मीरा का शरीर कांपता हुआ, उसकी आंखें गहरी उदासी से भरी हुईं और उसका चेहरा दर्द और पीड़ा का सामना कर रहा था। उसकी आंखें लगभग हर समय बंद रहती, जैसे उसने खुद को अपनी तकलीफों से अलग कर लिया हो। विवेक ने देखा कि मीरा अपनी स्थिति से बाहर आने की कोशिश नहीं करती। उसकी यह शांत अवस्था और स्थिरता उसे और भी गहराई से छू जाती थी। विवेक की निगाहें हमेशा उसके चेहरे के उस हिस्से पर टिकी रहती जिसे अरुण ने बर्बाद कर दिया था। मीरा की आंखें, जो कभी चमकदार और जीवंत थीं, अब बस एक निर्जीव सी छवि रह गई थीं। विवेक की निगाहें मीरा की स्थिति को देखती थीं और उसका दिल उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता था। मीरा की पीड़ा और उसकी दयनीय स्थिति ने विवेक को गहराई से प्रभावित किया। वह अपनी खिड़की से मीरा की हर गतिविधि को देखने के बाद अपने दिल में एक सशक्त गुस्सा और नाराजगी महसूस करता। उसे यह महसूस होता कि मीरा को इस क्रूरता से बचाने की आवश्यकता है, और यही उसके दिल में गहराई से बैठ गया। विवेक की दिनचर्या में मीरा की स्थिति की निरंतरता एक मानसिक बोझ बन गई थी। वह हर दिन मीरा के चेहरे की उदासी और उसके जीवन के कष्टों को महसूस करता था। मीरा की स्थिति के प्रति विवेक की सहानुभूति और गुस्सा बढ़ता गया। उसका दिल चाहता था कि वह मीरा की मदद कर सके और उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सके। विवेक के मन में यह बात स्थापित हो गई थी कि मीरा को अरुण की क्रूरता से बचाना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। विवेक की निगाहों ने मीरा की पीड़ा को इतने करीब से देखा था कि अब उसे खुद को हर दिन इस कष्टदायक स्थिति से बाहर निकालने की ठान ली थी। उसकी निगाहों ने मीरा के जीवन की उस छवि को अपने दिल में अंकित कर लिया था और उसकी मदद करने का इरादा अब और भी मजबूत हो गया था। विवेक का मन लगातार मीरा की स्थिति को लेकर अशांत था। वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता, लेकिन मीरा की पीड़ा और अरुण की क्रूरता ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से झकझोर दिया था। विवेक की दिनचर्या अब पूरी तरह से मीरा की स्थिति के चारों ओर घूमती थी और उसका मन हर पल यही सोचता था कि कैसे वह अरुण को उसकी क्रूरता के लिए जवाबदेह ठहरा सकता है। एक दिन विवेक ने ठान लिया कि वह अरुण से मिलने जाएगा। उसकी सोच थी कि अगर वह सीधे अरुण से बातचीत कर सके तो शायद वह मीरा की मदद कर सके। विवेक ने योजना बनाई कि वह अरुण के अपार्टमेंट के दरवाजे पर जाकर उसे रोकेगा
और अपनी बात साफ साफ बताएगा कि उसकी क्रूरता का असर मीरा पर पड़ रहा है। विवेक का निर्णय एक गंभीर और निर्णायक कदम था, जिसे उसने पूरी तरह से विचार करके लिया था। विवेक ने सुबह का समय चुना, जब अरुण की दिनचर्या का सबसे मुश्किल हिस्सा समाप्त हो चुका होता। उसे पता था कि अरुण सुबह के समय मीरा पर चिल्लाएगा और उसके बाद कहीं बाहर चला जाएगा। यही वह समय था जब विवेक अरुण के दरवाजे पर जा सकता था, ताकि उसकी प्रतिक्रिया को लेकर कोई शक न हो। उसने सुनिश्चित किया कि उसके पास कोई हथियार न हो, केवल अपनी बातें और अपनी मजबूती थी, जो उसे विश्वास दिला रही थी कि वह सही कर रहा है। सुबह का समय आया और विवेक ने अपने आप को तैयार किया। उसने एक हल्के लेकिन दृढ़ कदम से अरुण के अपार्टमेंट की ओर बढ़ा। जब उसने अरुण के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, तो उसे एक पल के लिए लगा कि शायद वह अपनी योजना को ठीक से पूरा कर लेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अरुण की आंखें विवेक को घूरने लगीं। अरुण की आंखों में एक घातक चमक थी और उसका चेहरा ठंडा और अप्रभावित था। अरुण ने विवेक को देखकर अपनी मुस्कान को समेट लिया। उसकी ठंडी नजरें विवेक को घूर रही थीं और उसका पूरा शरीर एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचायक था जो किसी भी प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। विवेक ने अपनी बात शुरू की। नमस्ते अरुण, मैं विवेक हूं, आपके नए पड़ोसी। मैं यहां मीरा की स्थिति के बारे में बात करने आया हूं। मुझे लगता है कि आपकी क्रूरता ने उसकी जिंदगी को काफी मुश्किल में डाल दिया है। अरुण का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। उसकी मुस्कान एक सख्त रुख में बदल गई और उसकी आवाज में ठंडक थी, जो विवेक को तड़कते हुए संदेश की तरह महसूस हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे जीवन के बारे में कैसे बात कर सकते हो? ये तुम्हारा मामला नहीं है। अरुण ने अपनी आवाज में ऐसे रुख को धारण किया जैसे वह पूरी तरह से नियंत्रित था। उसकी ठंडी और कड़ी आवाज ने विवेक को और भी चिंतित कर दिया। अरुण ने विवेक के पास आते हुए उसे एक सख्त और धमकी भरी नजर से देखा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम अपने नाकाम प्रयासों से बाहर निकल जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मीरा को समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मुझे अपने तरीके से तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। विवेक ने महसूस किया कि अरुण की धमकी में एक वास्तविकता का डर था। उसकी आवाज में एक छिपी हुई हिंसा थी, जो उसकी आत्मसंयम और नियंत्रण को दर्शाती थी। अरुण का व्यवहार स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि वह विवेक को उसकी जगह दिखाने के लिए तैयार था। विवेक ने महसूस किया कि अरुण की क्रूरता की सीमा और भी गहरी हो सकती है और वह अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। अरुण की धमकी के बाद विवेक के मन में चिंता और भी गहराई से बैठ गई। अरुण की ठंडी और धमकी भरी प्रतिक्रिया ने विवेक को यह समझा दिया कि अरुण की क्रूरता की गहराई का पता लगाना आसान नहीं होगा। उसकी धमकी ने विवेक को यह महसूस कराया कि वह एक खतरनाक खेल में शामिल हो चुका है और अब उसे अपने अगले कदम को सावधानीपूर्वक तय करना होगा। विवेक ने सोचा कि उसकी बातचीत ने शायद अरुण को चिंतित कर दिया था और अब उसे अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। उसने महसूस किया कि अरुण की क्रूरता को चुनौती देने का तरीका और भी मजबूत और सुसंगठित होना चाहिए। वह जानता था कि अगर वह मीरा की मदद करना चाहता है तो उसे एक ठोस योजना और तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा। विवेक की चिंता और बढ़ गई थी और उसने ठान लिया कि वह अब अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। उसने सोचा कि उसे किसी से मदद लेनी होगी या एक और रणनीति तैयार करनी होगी ताकि वह मीरा की स्थिति को सुधार सके और अरुण की क्रूरता को सख्ती से चुनौती दे सके। विवेक की मानसिकता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी योजना केवल एक बार की मुलाकात तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने यह तय किया कि वह मीरा की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। विवेक की पहली मुलाकात के बाद अरुण से वह पूरी तरह से अवसादित और चिंतित था। अरुण की धमकी ने उसे मीरा की मदद के लिए और भी सतर्क बना दिया था। विवेक ने ठान लिया था कि शनिवार की सुबह मीरा से मिलना और उसे किसी भी तरह से सुरक्षित स्थान पर ले जाना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसे केवल अरुण की धमकियों से बचना नहीं,
बल्कि मीरा की जान को भी सुरक्षित करना होगा। साल की एक गर्म सुबह विवेक ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया। उसने सोचा कि मीरा के साथ संपर्क स्थापित करना और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसके पास इस कार्य के लिए केवल एक ही दिन था और वह पूरी तरह से जानता था कि समय की कमी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। विवेक ने सुनिश्चित किया कि उसके पास मीरा की मदद के लिए आवश्यक सभी चीजें हों और उसने एक योजना तैयार की कि कैसे वह मीरा को अरुण के नियंत्रण से बाहर निकाल सके। विवेक ने शनिवार की सुबह बहुत जल्दी उठकर अपनी योजना को लागू करने का सोचा। उसने अपनी आंखों से मीरा की खिड़की पर नजर रखी ताकि वह देख सके कि अरुण और मीरा का रूटीन कैसा रहता है। उसने देखा कि अरुण ने अपनी दिनचर्या के अनुसार मीरा को छत पर ले जाने की तैयारी की थी और विवेक ने तुरंत महसूस किया कि उसे अपने कदम तेजी से उठाने होंगे। विवेक ने देखा कि अरुण ने अपनी दिनचर्या के अनुसार मीरा को छत पर ले जाने के लिए तैयार किया। यह देखना विवेक के लिए एक गंभीर स्थिति थी, क्योंकि अरुण ने मीरा को छत पर ले जाते समय उसके साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया। अरुण ने मीरा की व्हीलचेयर को घसीटते हुए छत की ओर ले जाने के दौरान उसे गालियां दी और धमकियां दी। विवेक ने देखा कि मीरा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसकी आंखें डर और चिंता से भरी हुई थीं और वह पूरी तरह से असहाय लग रही थी। विवेक ने ध्यान दिया कि अरुण ने अपनी क्रूरता को और बढ़ाते हुए मीरा को छत पर पटक दिया और उसे वहां अकेला छोड़ दिया। अरुण के जाने के बाद विवेक ने देखा कि मीरा छत पर अकेली बैठी थी और उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मीरा की पीड़ा और डर ने विवेक को और भी अधिक चिंतित कर दिया। वह जानता था कि अगर वह मीरा की मदद करना चाहता है तो उसे तुरंत कदम उठाने होंगे। विवेक ने अपने आप को तैयार किया और छत की ओर बढ़ने के लिए निर्णय लिया। उसने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे देख न सके और उसने छत तक पहुंचने के लिए त्वरित और सधे हुए कदम उठाए। उसकी आंखें अब केवल मीरा को ढूंढने और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने पर केंद्रित थीं। जैसे ही वह छत पर पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि मीरा छत पर अकेली बैठी थी और उसकी स्थिति बेहद भयानक थी। मीरा का शरीर पूरी तरह से निर्जीव और अवसादित लग रहा था। विवेक ने धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ते हुए उसे सावधानीपूर्वक छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मीरा की ओर बढ़ते हुए देखा, एक भीषण दृश्य उसके सामने आया। मीरा की हालत देखकर विवेक की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। मीरा की आंखें पूरी तरह से बंद थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसकी त्वचा पीली और ठंडी थी और उसकी स्थिति को देखकर विवेक को गहरी चिंता और दुहक महसूस हुआ। जैसे ही विवेक ने मीरा को करीब से देखा, उसका दिल धड़कन से भर गया। मीरा की आंखें पूरी तरह से बंद थीं और उनकी जगह पर काले धागों से सिली गई थीं। उसकी आंखें देखने में पूरी तरह से ढकी हुई थीं और उसकी त्वचा पर ठंडक का एहसास हो रहा था। मीरा का चेहरा और शरीर पूरी तरह से निस्तेज था और विवेक को देखकर समझ आ गया कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर थी। मीरा की जिंदगी की बचाने की विवेक की योजना पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। उसकी हालत को देखकर विवेक को एहसास हुआ कि उसकी मदद का कोई भी प्रयास अब व्यर्थ हो सकता है। विवेक की आंखों में आंसू थे और उसकी आत्मा को गहरा आघात पहुंचा। मीरा की स्थिति को देखकर विवेक की मानसिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। उसकी सारी योजनाएं और आशाएं धराशायी हो गई थीं। वह अब केवल आघात और दुख महसूस कर रहा था। विवेक ने ठान लिया कि वह मीरा के लिए न्याय प्राप्त करेगा और अरुण को उसकी क्रूरता का सामना कराएगा। विवेक ने सोचा कि अब उसे पुलिस को सूचित करना होगा और मीरा की स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। उसने सोचा कि मीरा की मौत का जवाबदेही अरुण को ही उठानी होगी और उसे इस मामले को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। विवेक ने अपने आप को तैयार किया और छत से नीचे की ओर बढ़ने के लिए सोचा ताकि वह पुलिस को सूचित कर सके और मीरा की मृत्यु की जानकारी दे सके। जब विवेक ने छत पर कदम रखा, उसे मीरा की स्थिति देखकर एक गहरी चिंता और हताशा का एहसास हुआ। मीरा का शरीर काले धागों से सिलाई गई आंखों और बुरी तरह से सिली हुई मुंह की स्थिति में था। उसकी त्वचा की रंगत पीली और ठंडी हो गई थी और उसके शरीर पर खून के धब्बे फैले हुए थे।
यह दृश्य उसकी आत्मा को गहरे आघात में डालने के लिए पर्याप्त था। विवेक के दिल में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और उसकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। मीरा की आंखों की जगह पर काले धागों से सिली गई थीं, जिससे उसके चेहरे पर एक भयानक और अवास्तविक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसकी नाक के अंदर एक कीड़ा रेंग रहा था, जो उसके नथुनों के बीच यात्रा कर रहा था। मीरा के चेहरे पर कोई भी भावनात्मक संकेत नहीं था, सिर्फ एक निस्तेज और शून्य स्थिति। विवेक की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसकी हिम्मत टूट गई। उसने महसूस किया कि मीरा की मौत कितनी भयानक और दुखद थी। विवेक की आंखों में आंसू थे और उसके दिल में एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने मीरा की मृत स्थिति एक असहनीय दृश्य बन गई थी। वह उसे छूने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसकी पूरी सोच गहरी चिंता और दुख से भरी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई थी और मीरा की मदद करने की उसकी सारी उम्मीदें समाप्त हो गई थीं। विवेक ने अपने कष्टदायक अनुभव को भुलाने की कोशिश की और अपार्टमेंट की ओर वापस बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी छत पर मीरा की विकृत स्थिति की छवि को नहीं भूल पा रही थीं। जब वह अरुण के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो उसे वहां के माहौल ने और भी अधिक अचंभित कर दिया। अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करते ही विवेक को एक असहनीय गंध महसूस हुई। कमरे में एक अजीब और खौफनाक सा माहौल था, जिसमें न केवल गंदगी और बदबू थी, बल्कि एक अनजानी भयावहता भी थी। विवेक ने ध्यान से देखा कि किचन की खिड़की के पास एक मांस का हुक लटका हुआ था और उस पर मीरा की एक पैर लटक रही थी। पैर की स्थिति और उसकी खाल पर पड़ी खून की बूंदें एक भयानक दृश्य बना रही थीं। विवेक ने उस हुक पर लटकते मीरा के पैर को देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि अरुण की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। अरुण ने मीरा के शरीर को पूरी तरह से अपमानित और विकृत किया था और उसकी हत्या को एक भयावह कर्मकांड में बदल दिया था। विवेक के मन में एक गहरा आक्रोश और क्रोध था। विवेक ने और भी अधिक घृणास्पद दृश्य देखे। उसने देखा कि किचन के फर्श पर खून की धब्बे फैले हुए थे और दीवारों पर खून के छींटे थे। उसके मन में ये विचार आए कि अरुण ने मीरा के साथ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अमानवीय बर्ताव किया था। इस दृश्य को देखने के बाद विवेक की मानसिक स्थिति और भी अधिक जटिल हो गई। उसकी भावना में गहरा गुस्सा और क्रोध था और उसने तय कर लिया कि वह अरुण को उसके की सजा देगा। उसने सोचा कि अरुण की क्रूरता और हत्या की इस अजीबोगरीब स्थिति को देखते हुए उसे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। विवेक ने ठान लिया कि वह अब बिना किसी संकोच के अरुण से बदला लेगा। उसने एक पुराने टूल बॉक्स में रखा एक बड़ा हथौड़ा निकाला और उसकी दिशा अरुण की ओर मोड़ी। विवेक ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और उसने सोचा कि उसे अरुण को अपनी सजा देने के लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा। विवेक की मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने तय किया कि वह अरुण को उसकी क्रूरता का जवाबदेह ठहराएगा और उसे मीरा की हत्या के लिए दंडित करेगा। उसने अपनी योजना को लागू करने का निर्णय लिया और पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि अरुण की हत्या का बदला उसे मिल सके। इस बीच विवेक के मन में केवल एक ही विचार था कि मीरा की मौत का प्रतिशोध लेना होगा। उसने सोचा कि अरुण की क्रूरता को देखकर वह खुद को और दूसरों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। विवेक की आत्मा और मन में बस एक ही उद्देश्य था, अरुण को उसकी निर्दयता की सजा दिलाना। विवेक ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत को संकेंद्रित किया। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जो उसके निश्चय और प्रतिशोध की प्रतीक था। उसकी आंखों में गुस्से और आक्रोश की चमक थी और उसके दिमाग में केवल एक ही ख्याल था, अरुण को उसकी क्रूरता का हिसाब चुकता कराना। विवेक ने अरुण के अपार्टमेंट की ओर कदम बढ़ाया और ध्यानपूर्वक उसकी ओर बढ़ा। उसे अपनी योजना को लागू करने में कोई भी गलती नहीं करनी थी। उसने अपार्टमेंट के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपने होशियार कदमों को बनाए रखा और जैसे ही उसने दरवाजे को देखा, उसने हथौड़ा को मजबूती से पकड़ा। विवेक ने धीरे धीरे दरवाजे का नॉब घुमाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसकी आंखों के सामने एक भयावह दृश्य था। अपार्टमेंट के अंदर का वातावरण पहले की तरह गंदा
और असहनीय था। हर चीज पर खून और गंदगी की परत थी और यह सब विवेक के क्रोध को और भी उकसाने वाला था। विवेक ने ध्यानपूर्वक कमरे के अंदर झांका और अरुण को खोजने का प्रयास किया। उसे जल्द ही अरुण के स्वर सुनाई दिए, चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए। अरुण के आवाज के साथ विवेक का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने हथौड़ा को मजबूती से पकड़ा और अरुण की ओर बढ़ते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। विवेक ने कमरे के अंदर कदम रखा और उसकी आंखों ने अरुण को देखा। अरुण अपने सोफे पर बैठा था, उसकी आंखें नशे में बेताब और उसका चेहरा क्रोधित था। विवेक ने उसके चेहरे पर हमला करने की योजना बनाई और उसने हथौड़ा को पूरी ताकत से उठाया। अरुण की आंखें विवेक को देखती हैं और उसे पहले ही अंदाजा हो जाता है कि उसकी मौत अब नजदीक है। विवेक ने हथौड़ा को पूरी ताकत से अरुण के सिर पर मारा और एक तेज और क्रूर ध्वनि के साथ अरुण का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। अरुण का शरीर कठोर हो गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके चेहरे पर दर्द और अविश्वास की एक अंतिम छवि बनी रही। अरुण की हत्या के बाद विवेक की धड़कनें और भी तेज हो गईं। उसने अपनी योजना को तेजी से लागू किया और वहां से भागने का निर्णय लिया। उसके मन में केवल एक ही ख्याल था, जल्दी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कोई भी सबूत छोड़ने से पहले अपार्टमेंट से बाहर निकलना। विवेक ने अरुण के शव को एक बार फिर देखा और उसका दिल द्रवित हो गया। उसने अपने मन को एक बार और संयमित किया और अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए। लेकिन उसकी हर गति के साथ उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश की लहरें दौड़ रही थीं। जब विवेक अपार्टमेंट से बाहर निकला तो उसके कदम तेज थे और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने सोचा कि उसे जल्दी से अपनी अपार्टमेंट में वापस लौटकर अपने कपड़े बदलने होंगे ताकि पुलिस आने से पहले कोई भी सबूत न बचे। लेकिन विवेक की किस्मत ने उसे एक और चुनौती दी। विवेक ने जैसे ही अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और अंदर घुसा, उसने पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनी। उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। पुलिस के आने की आवाज सुनकर विवेक का दिल थम सा गया। उसने सोचा कि अब उसे जल्दी से सबूत छिपाने और खुद को बचाने की योजना बनानी होगी। विवेक ने अपनी पूरी ताकत से अपने खून से सने कपड़े उतारे और उन्हें जल्दी से नष्ट किया। उसने अपने हाथों और चेहरे को अच्छे से धोया और अपने अस्तित्व को बदलने के लिए तैयार हो गया। विवेक का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने सोचा कि उसे किसी भी हाल में पकड़ा नहीं जाना चाहिए। पुलिस की गाड़ियां बाहर आईं और विवेक ने देखा कि पुलिस अधिकारी तेजी से अरुण के अपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। विवेक ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि पुलिस को अपने अपार्टमेंट के अंदर कुछ भी संदेहजनक नहीं मिलना चाहिए। उसने जल्दी से सब कुछ ठीक किया और पुलिस के आने की प्रतीक्षा की। पुलिस ने अरुण के अपार्टमेंट में प्रवेश किया और विवेक की चिंता बढ़ गई। उसने देखा कि पुलिस अधिकारी तेजी से अपार्टमेंट की जांच कर रहे थे और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगीं। उसने सोचा कि अब केवल समय की बात है कि पुलिस को अरुण के शव और अपार्टमेंट के अंदर मिले सबूत मिल जाए। जब पुलिस ने अपार्टमेंट की पूरी जांच की और विवेक के अपार्टमेंट की ओर बढ़े तो विवेक ने अपने आप को नियंत्रित किया और पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रखी। उसने सोचा कि अब उसे पुलिस से बचने का कोई भी तरीका निकालना होगा ताकि उसकी सच्चाई सामने न आ सके। अरुण के अपार्टमेंट की खोज पूरी तरह से विवेक के अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। पुलिस अधिकारी गंभीर और सजग अपार्टमेंट की हर कोने की बारीकी से जांच कर रहे थे। गंदगी और खून से भरा अपार्टमेंट एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था और विवेक के द्वारा छोड़े गए सबूत पुलिस के लिए स्पष्ट थे। पुलिस ने अरुण के शरीर को जल्दी से खोजा और उसकी जांच के दौरान उनके चेहरे पर सख्ती और आश्चर्य था। अरुण का शव, जिसे विवेक ने हथौड़े से मारा था, अब पूरी तरह से शवगृह की ओर ले जाया जा रहा था। अरुण की हत्या की भयावहता ने पुलिस को एक जटिल और संवेदनशील मामले में फंसा दिया था। पुलिस ने अपार्टमेंट की गहन जांच जारी रखी और हर एक वस्तु और गंदगी का विश्लेषण किया। मीरा के विकृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें इस अपराध की गहराई से समझना था। विवेक के द्वारा छोड़े गए खून के निशान, मांस के हुक पर मीरा के पैर और अन्य खौफनाक वस्तुएं पुलिस के लिए एक सख्त प्रमाण थीं
कि इस मामले में कुछ गंभीर मुद्दे थे। पुलिस ने आंतरिक जांच के बाद मीरा के शव को भी खोजा। जब उन्होंने मीरा के शरीर को छत पर से ढूंढा तो उनका दिल कांप गया। मीरा की स्थिति अत्यंत विकृत और भयावह थी। उसकी आंखें, जिनमें केवल काले सिलाई की लाइनें थीं, और उसके शरीर के अन्य हिस्से, जो उसके पति द्वारा निर्मित क्रूरता की गवाह थे, ने पुलिस के काम को और भी कठिन बना दिया था। पुलिस अधिकारी इस हत्या के पीछे की मानसिकता और अरुण की क्रूरता को समझने की कोशिश कर रहे थे। मीरा की दयनीय स्थिति ने उन्हें और भी चिंतित कर दिया। वे इस घिनौने अपराध को सुलझाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जब विवेक ने अरुण की हत्या की तो उसकी आत्मरक्षा की भावना उसे लगातार सताती रही। उसने पुलिस की खोज के साथ साथ अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास किए। उसकी योजनाओं के अनुसार उसने तुरंत अपने खून से सने कपड़े नष्ट किए और खुद को पूरी तरह से साफ किया। विवेक ने सोचा कि पुलिस उसके अपार्टमेंट में किसी भी संदिग्ध चीज को न खोजे, इसलिए उसने अपने अपार्टमेंट को पूरी तरह से व्यवस्थित किया। उसने हर चीज को ऐसे रखा जैसे कि कुछ भी घटित नहीं हुआ हो और खुद को पूरी तरह से छिपाने के लिए तैयार किया। विवेक ने अपने कार्यों को इस तरह से अंजाम दिया कि पुलिस को कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिले। उसने अपने अपार्टमेंट की जांच के दौरान पुलिस को यह यकीन दिलाया कि वह इस अपराध में शामिल नहीं था। विवेक की चिंता और तनाव इस समय चरम पर था और उसने हर संभव तरीके से अपनी निर्दोषता साबित करने का प्रयास किया। मीरा की हत्या के बाद उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। इस प्रक्रिया ने विवेक के दिल को गहराई से छू लिया। मीरा के अंतिम संस्कार में उसकी उपस्थिति ने उसे एक बार फिर उसके अपराध और उसकी भावनाओं की गहराई से सामना कराया। विवेक ने अंतिम संस्कार के दौरान एक भीषण दुख और क्षोभ महसूस किया। उसने खुद को अंतिम संस्कार में शामिल किया और मीरा की अंतिम यात्रा को देखता रहा। मीरा का शव, जो एक बंद कफन में रखा गया था, उसकी दयनीय स्थिति का एक अंतिम उदाहरण था। विवेक ने देखा कि लोग मीरा को अंतिम सम्मान दे रहे थे और उसके चेहरे पर एक गहरा शोक था। विवेक ने भीड़ में अपनी उपस्थिति छुपाने की कोशिश की। उसने काले रंग के कपड़े पहने और एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी पीड़ा और अपराध बोध से भरी हुई थीं। मीरा की अंतिम यात्रा ने उसे और भी बेचैन कर दिया और उसने सोचा कि उसे कभी भी मीरा की आत्मा को शांति नहीं मिल सकेगी, क्योंकि उसने उसके जीवन को इतनी क्रूरता से समाप्त कर दिया। विवेक ने अपने दिल को संजीवनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा और मन दोनों ही शोक और अपराध बोध से भरे हुए थे। मीरा की मौत ने उसे एक और कठिन स्थिति में डाल दिया था और उसने सोचा कि क्या उसे कभी भी इस अपराध के लिए मुक्ति मिलेगी। मीरा की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने विवेक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। दिल्ली में बिताए गए दिनों की हर एक याद, मीरा की निर्मम हत्या और उसके अंतिम संस्कार के दृश्य उसकी आत्मा को स्थिरता की तलाश में डाल चुके थे। विवेक ने महसूस किया कि उसे इस शहर को छोड़कर कहीं दूर जाना होगा, जहां वह अपने अतीत की खौफनाक यादों से दूर रह सके। विवेक ने दिल्ली छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पास मौजूद सभी सामान को एक नई जगह पर ले जाने का निर्णय किया। उसने खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से पुनः संगठित करने की आवश्यकता महसूस की। उसके लिए एक नई शुरुआत करना और पुराने शहर की काली छायाओं से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक था। विवेक ने एक छोटे से गांव में जाने का फैसला किया, जहां वह अपने जीवन की अगली पारी शुरू कर सके। उस नए स्थान की हर एक चीज में विवेक को मीरा के साथ बिताए हुए दिनों की कल्पनाएं और उसकी यादें खुली हुई लग रही थीं। उसने एक छोटे से गांव में एक पुराने घर को खरीदने की योजना बनाई। यह घर, जो एक पुराने समय की सुंदरता को दर्शाता था, उसे मीरा के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्थान लगा। उस नए घर के बारे में विवेक ने बहुत सी योजनाएं बनाई। उसने सोचा कि उस घर को सजाने में मीरा की पसंदीदा चीजें शामिल करेगा, जैसे कि सुंदर फूलों के बगीचे, एक शांत कोना पढ़ने के लिए और एक छोटी सी जगह जहां वह दोनों मिलकर अपने सपनों की बात कर सकें। विवेक ने यह तय किया कि वह अपने नए घर को इस तरह से सजा देगा कि मीरा की आत्मा को वहां शांति मिल सके। विवेक ने नए घर के लिए कई योजनाएं बनाई।
उसने सोचा कि वह एक छोटे से बगीचे की व्यवस्था करेगा जहां मीरा की पसंदीदा फूलों की किस्में होंगी। उसने अपने नए घर में एक पुस्तकालय भी बनाने का निर्णय लिया जिसमें मीरा की पसंदीदा किताबें और उसके द्वारा पढ़ी गई किताबों का संग्रह होगा। इन सभी चीजों के साथ विवेक ने सोचा कि वह उस घर को एक ऐसा स्थान बनाएगा जहां मीरा की आत्मा को शांति मिले और वह खुद को नई शुरुआत की ओर ले जा सके। विवेक के नए घर के लिए तैयारियों के बीच उसकी भावनाएं और विचार लगातार मीरा की यादों के चारों ओर घूमते रहे। मीरा की मौत के बाद विवेक की जिंदगी में एक खालीपन और अपराध बोध का अंधकार छा गया था, लेकिन अब उसने अपने नए घर में मीरा के साथ भविष्य की कल्पनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। विवेक ने मीरा के साथ बिताए हुए पल और उसकी बातें सोचकर अपने नए घर में उसके सपनों को जीवित रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि कैसे मीरा की हंसी और उसकी बातों की गूंज नए घर में समाहित हो सकती है। उसके मन में एक सपना था कि वह अपने नए घर को एक ऐसा स्थान बनाए जहां मीरा की आत्मा को शांति मिले और वह खुद अपने अपराध बोध और दुख को कम कर सके। विवेक ने नए घर में मीरा के लिए एक विशेष स्थान तैयार किया। उसने सोचा कि वह उस जगह को मीरा की पसंदीदा चीजों से सजाएगा और वहां उसकी तस्वीरें रखेगा। उसने नए घर में एक कोना तैयार किया जहां वह मीरा की पसंदीदा किताबें रखेगा और वहां बैठकर उसे याद करेगा। विवेक ने अपने दिल की गहराइयों से सोचा कि कैसे वह मीरा के बिना भी अपने जीवन को संजीवनी दे सके और उसे अपने नए जीवन में समाहित कर सके। विवेक के मन में मीरा के साथ बिताए हुए पल हमेशा ताजे थे। उसकी यादें उसके दिल में गहराई से बसी हुई थीं और उसने महसूस किया कि मीरा की आत्मा हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने सोचा कि जब वह अपने नए घर में रहेगा तो मीरा की यादें उसे हमेशा प्रेरित करेंगी और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगी। विवेक की नई शुरुआत के बाद उसकी मानसिक स्थिति और भावनात्मक स्थिति में एक नई दिशा का संकेत मिल रहा था। उसने अपने अतीत की गहरी दर्दनाक यादों को छिपाने और खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करने का प्रयास किया। हालांकि उसकी आत्मा में एक काली छाया अभी भी मौजूद थी जो मीरा की मौत की निराशा और अपराध बोध से जुड़ी थी। विवेक का जीवन अब नए घर में बसने के साथ एक नई दिशा में चल रहा था। नए घर की सजावट, मीरा की पसंदीदा चीजें और उस घर की हर एक चीज उसके दिल के करीब थी। उसने उस घर को मीरा के सपनों के अनुरूप सजाने की पूरी कोशिश की ताकि वहां मीरा की आत्मा को शांति मिल सके और वह खुद अपने अतीत की गहरी छाया से बाहर निकल सके। फिर भी विवेक की मानसिक स्थिति में एक अंतर्निहित चिंता बनी हुई थी। वह अपने अतीत को पूरी तरह से भूल नहीं पा रहा था। मीरा की मौत की सच्चाई और उसके साथ बिताए हुए हर पल ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए प्रभावित कर दिया था। उसके दिमाग में मीरा की दर्दनाक यादें लगातार घूमती रहती थीं और उसने अपने नए जीवन में मीरा को पकड़ने की योजना बनाई थी। विवेक ने अपने नए घर को मीरा के सपनों के अनुरूप सजाने के बाद एक विशेष योजना बनाई। उसने तय किया कि वह मीरा को अपनी योजना के अनुसार अपने नए घर में लाएगा और उसे अपने सपनों को पूरा करने का एक अंतिम प्रयास करेगा। वह अपनी योजना को पूरी तरह से लागू करना चाहता था ताकि मीरा की आत्मा को सुकून मिल सके और उसकी आत्मा को शांति मिले। विवेक ने नए घर को सजाने के साथ साथ एक विशेष जगह तैयार की थी। इस जगह पर मीरा की पसंदीदा किताबें, उसकी तस्वीरें और उसकी पसंदीदा चीजें रखी गई थीं। विवेक ने उस जगह को विशेष रूप से तैयार किया था ताकि वह मीरा की आत्मा को अपने साथ महसूस कर सके और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सके। विवेक की योजना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था मीरा की आत्मा को अपने नए घर में लाना। उसने सोचा कि मीरा को अपनी आत्मा की शांति देने के लिए उसे अपनी योजना के अनुसार अपने नए घर में लाना आवश्यक था। इसके लिए उसने एक रात का समय तय किया जब वह अपने नए घर को पूरी तरह से अंधेरे में रखेगा और मीरा की आत्मा को वहां लाने का प्रयास करेगा। विवेक ने अपने नए घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर दिया और घर को अंधेरे में बदल दिया। उसने मीरा की पसंदीदा किताबें और चीजें उसकी खास जगह पर रखी और उसकी आत्मा को वहां लाने के लिए एक विशेष पूजा आयोजित की। वह पूजा के दौरान मीरा की आत्मा को अपने नए घर में लाने की प्रार्थना करता रहा ताकि मीरा को शांति मिल सके और उसके सपने पूरे हो सके।
रात के अंधेरे में विवेक ने मीरा की आत्मा को अपने नए घर में लाने की पूरी कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मीरा की आत्मा उसकी प्रार्थना का उत्तर देगी तो उसे एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने अतीत की काली छाया से बाहर निकल सकेगा। विवेक ने उम्मीद की कि इस विशेष रात में मीरा की आत्मा उसे शांति प्रदान करेगी और उसकी जीवन की यात्रा को एक नई दिशा देगी। विवेक की योजना की पूर्णता के बाद उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा को एक नई शांति मिली है। उसने अपने नए घर को मीरा के सपनों के अनुसार सजाने में सफल रहा और अपनी योजना को पूरी तरह से लागू किया। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति में अभी भी मीरा की यादें और उसकी आत्मा की तलाश बनी हुई थी। विवेक की कहानी एक गहरी भावनात्मक यात्रा की ओर इशारा करती है। उसने अपने अतीत की दर्दनाक यादों से छुटकारा पाने के लिए एक नई शुरुआत की और अपने नए घर में मीरा की आत्मा को शांति देने की पूरी कोशिश की। उसकी योजना, उसके नए घर की सजावट और मीरा की आत्मा की तलाश ने उसकी आत्मा को एक नई दिशा दी और उसके जीवन की यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ा। विवेक ने अपने नए घर में मीरा की आत्मा को लाने के प्रयास में अपनी सारी भावनाएं और उम्मीदें डालीं। उसकी कहानी का समापन एक नई शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें उसने अपने अतीत की काली छाया को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में कदम रखा। विवेक की कहानी एक गहरी आत्मा की खोज और एक नई शुरुआत की प्रतीकात्मकता का संकेत देती है, जो उसकी यात्रा की अंतिम परिणति को दर्शाती है। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।